फिलॉसफी को सीखने की कोशिश करी। न केवल ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन के उन लीडर्स ने, बल्कि उन तमाम लोगों ने जिन्होंने उस बात को कहा, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस की बात कर रहे थे। सुभाष चंद्र बोस ने एक ऐसा अपना एम्प्लॉयमेंट छोड़ा आजादी की लहर के लिए, उनकी बात कर रहे थे। उनका संघर्ष इससे कहीं ज्यादा था, महात्मा गांधी का संघर्ष इससे कहीं ज्यादा था। अपने जान गंवा देता है देश की आजादी के लिए, ट्रेड यूनियंस के अधिकारों के लिए, और देश के अंदर ऑटोक्रेसी तानाशाही ना हो, ऐसे कानून ना फेंके जाए जिससे आम आदमी की आवाज दबा दी जाए। उन लोगों ने समझा न केवल इंडस्ट्री के सामने जो चुनौतियां हैं, जो चुनौतियां ट्रेड यूनियन मूवमेंट के सामने है, जो चुनौतियां एक आम आवाम के सामने हैं, वो चुनौतियां इतनी बड़ी हैं कि बिना कलेक्टिव विजडम के, बिना किसी समझदार ट्रेड यूनियन मूवमेंट के बैनर तले स्ट्रगल किए बिना, यूनाइट हुए बिना उन चुनौतियों से हम पार नहीं पा सकते। केवल सवाल इंडस्ट्री का नहीं है, केवल उद्योग का सवाल नहीं है। आज उन नीतियों का निर्माण किया जा रहा है जिन नीतियों का निर्माण हो रहा है, जो चुनौतियां हैं, उसको खाली बैठ के हम नहीं समझ सकते हैं। जब तक ध्यान से सुनेंगे नहीं, जब तक ध्यान से समझेंगे नहीं, जब तक किसी इंपॉर्टेंट बात के डिलीवरी के समय हम बातचीत में लिप्त होंगे तो उसका सार नहीं समझ पाएंगे, उसकी गहराई नहीं समझ पाएंगे। अगर हम कॉन्फ्रेंस को सिर्फ उपस्थित हो जाए, कुर्सियों पर बैठ जाए, उसकी तरीके से लेंगे तो भी उन चुनौतियों से हम पार नहीं पा पाएंगे। ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन इसलिए महान नहीं है कि उसमें 4-5 महान नेता हुए हैं। ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन इसलिए महान है कि उसने हर कालखंड में, हर ऑटोक्रेटिक सरकार के खिलाफ, हर दौर में, हर ऑटोक्रेटिक मैनेजमेंट के खिलाफ पूरी शिद्दत से कलेक्टिव विजडम के आधार पर लोगों को एकजुट करने का काम किया है, लोगों को जागरूक करने का काम किया है। और ये कॉन्फ्रेंस लोगों को जागरूक करने का एक हिस्सा है। अगर आपने इस कॉन्फ्रेंस में अपने पार्टिसिपेशन को पूरी ईमानदारी से कर लिया तो आने वाले समय में आप, और ये मुश्किल हमारे सामने है, हमारे लोग क्या सुनना चाहते, मैं देख रहा हूं, मैं इसी हॉल में देख रहा हूं कि कुछ साथी मंच से कई बातों को पे संज्ञान न लेते हुए कहीं ध्यान कतिपय कारणों से दूसरी ओर है। तो जो भी बात हम मंच से कह रहे हैं वो अपने लिए नहीं कह रहे हैं, वो हम इसलिए कह रहे हैं कि वो आपके माध्यम से आप तक पहुंचे, हमारे माध्यम से आप तक पहुंचे, आपके माध्यम से आपके घरों तक पहुंचे, आप उस पर विचार कर पाए, उस पर आधार पर अपना स्ट्रगल तय कर पाए, और उस स्ट्रगल के आधार पर आने वाले समय में अपने बेहतर भविष्य के लिए, अपने परिवार के बेहतर भविष्य के लिए अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट कर पाए। और इसीलिए इस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए रास्ते की चुनौतियां, हम लोग को चुनौतियां नहीं लग रही थी, परेशानी नहीं लग रही थी, और आपकी उपस्थिति ने भी साबित किया है कि परेशानी आपके लिए भी परेशानी नहीं है, चाहे सड़कों पर कोई भी चुनौती हो। और यही जब आप रेसिप्रोकेट करते हैं, यही जब हमारे साथी रेसिप्रोकेट करते हैं तो हमको काम करने की ताकत मिलती है, और उन विपरीत परिस्थितियों में भी हम काम कर पाते हैं। और यही वो ताकत है जो जरूरी है आज ट्रेड यूनियन मूवमेंट के लिए, आज मिडिल क्लास मूवमेंट के लिए, आज उस मूवमेंट के लिए जो ऐसी सरकारों के समय में जो हर आंदोलन को कुचलना चाहती हैं, जो हर आंदोलन को दबाना चाहती हैं, उनके सामने टिककर मजबूती से खड़ा रहे, उसके लिए वैचारिक एकता की जरूरत है। और जो ये कॉन्फ्रेंस वैचारिक एकता को मजबूत करने का साधन है। कौन सी चुनौतियां हैं? देश का ट्रेड यूनियन कानून बदला जा रहा है, लेबर कोड के नाम पर आपका संघर्ष का अधिकार छीना जा रहा है,
कलेक्टिव बार्गेनिंग का अधिकार छीना जा रहा है, देश के अंदर पब्लिक सेक्टर संस्थानों को डिसमेंटल किया जा रहा है, देश के अंदर डिवाइसिव पॉलिटिक्स को मजबूत किया जा रहा है, देश के अंदर जनता की चुनौतियां सामने ना आ पाए, इसलिए तमाम आधार पर जनता को गुमराह किया जा रहा है। जीवंत रूप में करता दिखा बीच में जब हमारे पेशेंट्स साथी बैठे हैं पीछे, वो पेशेंट्स का आंदोलन कर रहे थे, तो मैनेजमेंट ने पूरी ऑटोक्रेसी से अपनी ताकत को बताने की कोशिश करी। ये एक एग्जाम्पल है कि वो एलआईसी मैनेजमेंट जिसकी ये कभी हैसियत नहीं थी कि किसी ऑर्गेनाइजेशन से बोल पाए, वो आज सरकार से ताकत डिराइव कर रहा है। वो कह रहा है कि जब देश की सत्ता अपनी ताकत का जिस तरीके से चाहती है इस्तेमाल कर लेती है, तो हमारे पास भी जो ताकत है उसका हम बेजा इस्तेमाल करने से बाज नहीं आएंगे। तो ये चुनौती हमारे सामने है, ये आंधियां हमारे सामने है, ये हमले हमारे ऊपर है, ये डिवाइसिव पॉलिटिक्स हमारे सामने है, तो हमारे कारोबार को मंजिलों का इंतजार है। ये आंधियों ये बिजलियों की पीठ पर सवार है। तू आ कदम मिला के चल, तू आ कदम मिला के चल, तू आ कदम मिला के चल, चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग को उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर। और उस जीत पर यकीन करने के लिए चुनौतियों से लड़ना पड़ेगा। उस जीत पर यकीन करने के लिए जो लोग उन हमलों से लड़ रहे हैं, जो मूवमेंट, जो लिटरेचर उन हमलों से लड़ रहा है, उसको मजबूत करना पड़ेगा, वरना चुनौतियों से नहीं लड़ा जा सकता। जब कोविड आया तो हमारे बहुत सारे साथी हमारे बीच नहीं रहे। हमने कोविड के बाद इस बात को कहा था, एक कॉन्फ्रेंस यहां पर करी थी और उनमें से तमाम बच्चों का आपने अनुकंपा मूलक नियुक्ति भी कराई है। हो सकता है वो बच्चे यहां पर हो भी इस समय, या हो सकता है रास्ते में हो, आ रहे हों। आप उसके अकॉर्डिंगली काम नहीं करेंगे तो वो संकट आपके जीवन को तबाह कर देगा। अगर हमने उस काम को नहीं किया होता तो शायद हो सकता है कुछ ज्यादा लोग कार्यान्वित हुए होते, या जब कभी हमारे ऊपर कोई संकट आता है, कोई तकलीफ होती है, बाहर लू चल रही होती है, तो उस लू में क्या हम बिना पानी पिए चले जाते हैं? एक्सट्रीम कोल्ड में क्या हम बगैर स्वेटर और जैकेट पहने चले जाते हैं? हम उस कोल्ड से बचना चाहते हैं तो जैकेट पहनते हैं, उस एक्सट्रीम लू से बचना चाहते हैं तो थोड़ा सा पानी पी के घर से चलते हैं। हम सारे प्रिवेंटिव मेजर्स अपनाते हैं कि कहीं जीवन पर कोई संकट ना आए। और आज लोगों के जीवन यापन पर संकट है, लोगों को की आवाज को कमजोर करने के लिए लोगों को बांटा जा रहा है। तो जैसे प्रिवेंटिव मेजर्स आप अपनाते हैं अपने जीवन को बेहतर करने के लिए, वैसे ही प्रिवेंटिव मेजर्स ये हैं कि ऐसी जो भी नीतियां हैं उसके खिलाफ हम बोलें, लिखें, पढ़ें, और जो लोग संघर्ष कर रहे हैं उनका पूरी शिद्दत से साथ दें। मुझे इस बात की खुशी है कि वाराणसी डिवीजन इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन तमाम लोगों को जोड़कर इस काम को शानदार तरीके से कर रहा है, और इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। 100% एफडीआई करी जाए। हमारे साथी ये सोच सकते हैं कि इससे क्या खतरा है, इससे कौन सा खतरा होगा। तो अगर, क्योंकि बाहर के लोग नहीं है, हमारे इन हाउस लोग हैं, वीके सिंह जी हमारा हिस्सा है, राजेश श्रीवास्तव जी हमारा हिस्सा है। अगर बाहर के लोग होते आज यहाँ पर तो शायद मैं इस बात को नहीं कहता, लेकिन क्या आपने आज देखा है कि इंडिविजुअल पॉलिसीज में एलआईसी का मार्केट शेयर कहां पहुंच गया है? कोई बताएगा कि कितना परसेंट है? किसी आदमी ने इस स्टेटिस्टिक्स को देखा है क्या? सागरदा 28%। इंडिविजुअल पॉलिसीज में जो प्रीमियम में हमारा मार्केट शेयर है, it has gone down to 28%, first time in the history। तो बहुत सारे लोग जब हम लोगों से कहते थे, जब निजी बीमा कंपनियां आ रही थी और हम लोग विरोध करते थे,
तो बहुत सारे ऐसे ही संघर्षों से भागने वाले लोग 10 साल तक ये कहते रहे, 15 साल तक ये कहते रहे कि अरे साहब, आप तो सिर्फ विरोध करना जानते हैं, कहां लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को कुछ हुआ। हाँ, ये सच है कि हमने, आपने, वीके सिंह ने, राजेश श्रीवास्तव ने, तमाम लोग जो रिटायर हो गए, मैडम रिटायर हो गए, विश्वनाथ जी रिटायर हो गए, गुप्ता जी रिटायर हो गए, इन लोगों ने अपनी मेहनत से उस मार्केट शेयर को नहीं गिरने दिया और यही तकलीफ इस देश के हुक्मरानों को रही। और इसलिए हर वो मौका उन्होंने नहीं छोड़ा कि कैसे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को हम डिस्टेबलाइज करें। किन सरकारों ने नहीं छोड़ा? वो तमाम सरकारें जिनके बनने बिगड़ने में कैपिटल का इन्वॉल्वमेंट है, पूंजी का इन्वॉल्वमेंट है। यूएस एड की एक रिपोर्ट आ रही है अभी कि भारत के चुनावों में विदेशी हस्तक्षेप हुआ, कुछ ट्रिलियन डॉलर, करोड़ ट्रिलियन डॉलर दिए गए, लेकिन यह हस्तक्षेप आज शायद सरफेस पे आ रहा है, लेकिन यह हस्तक्षेप हमेशा हुआ है। इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से किसने पूंजी लगाई, किसने पैसा लगाया, किसने पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन दिया इलेक्टोरल बॉन्ड का, बताइए। क्या हमने आपने दिया? हमने आपने वोट दिया, हमने आपने उनका समर्थन सोशल मीडिया पर किया, पर हमने उनको पैसा नहीं दिया। पैसा किसने दिया? पैसा अदानी ने दिया, पैसा वीडियोकॉन ने दिया, पैसा अनिल अग्रवाल ने दिया, वेदांता ग्रुप ने दिया, पैसा शेल कंपनीज ने दिया। और इलेक्टोरल बॉन्ड का सच इस देश के सामने आया जब सुप्रीम कोर्ट ने उसको कहा कि यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यह ट्रांसपेरेंट नहीं है। और उस बात के साथ ये मैं बात साझा करना चाहता हूं कि जो लोग हिंदुस्तान को डेमोक्रेसी की मां कहते हैं, मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, उसी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था कि द कॉमन पब्लिक हैज नो राइट टू नो द सोर्सेज ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड। इलेक्टोरल बॉन्ड कहां से आया, उसको जानने का अधिकार इस देश की जनता को नहीं है कि किसने पैसा दिया, किसने पैसा नहीं दिया। थैंक्स टू सम प्रोग्रेसिव पर्संस इंक्लूडिंग कपिल सिब्बल, लेट सीताराम येचुरी और कुछ अन्य लोगों ने, जिन्होंने जया ठाकुर, जिन लोगों ने उसके खिलाफ एक पिटीशन दाखिल करी। लेकिन ये वो कॉर्पोरेट थे जो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से अपने हित की नीतियां बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो उसने वॉकआउट की कॉल दी थी कि एलआईसी आईपीओ बहुत खराब है, देश की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाएगा। उस समय भी सरकार से लेकर सरकार के आनुषंगिक संगठन और वो तमाम लोग जो आज भी किसी आंदोलन में नहीं है, वो ये कह रहे थे कि स्टेट बैंक का भी तो आईपीओ आया था, इसका भी तो आईपीओ है, उसका भी तो आईपीओ है। लोग परेशान थे हमारे बीच से उस आईपीओ को खरीदने के लिए। और हम लोग उस समय भी कह रहे थे कि आईपीओ एलआईसी की वैल्यू को नहीं दर्शाता है। एलआईसी की वैल्यू शेयर मार्केट में नहीं है, एलआईसी की वैल्यू प्रीमियम इनकम में है, एलआईसी की वैल्यू देश की जनता की सुरक्षा में है। ऐसे संस्थान को शेयर मार्केट के हवाले नहीं किया जाना चाहिए। पॉलिसी होल्डर्स के इंटरेस्ट पर विपरीत असर पड़ेगा, एलआईसी की छवि पर विपरीत असर पड़ेगा, क्योंकि शेयर मार्केट इज अ मार्केट ऑफ गैम्बलिंग। वो जुए का अड्डा है शेयर मार्केट। कभी कभी हम लोगों ने देखा कि वो कंपनीज जो सिर्फ कागज पर है, जहां प्रोडक्शन से कोई मतलब नहीं है, जिनके अकाउंट्स के रिजल्ट से कोई मतलब नहीं है, उन कंपनीज के शेयर ऊपर नीचे रोज होते रहते हैं। एलआईसी का शेयर रोज ऊपर नीचे होता रहता है। कहां खड़ा है आज एलआईसी का शेयर? अरे कॉमरेड, 769 मैंने लास्ट देखा था, अभी भी आप देख लीजिए, ऐप से देख लीजिए, जो मैंने लास्ट देखा था वो 769, 904 से 949 प्राइस बैंड का एलआईसी का शेयर आज 3 साल बाद 769 770 रुपए का है। तो क्या ये एलआईसी की रियल वैल्यू के लिए है? और ये शेयर जो मार्केट में एलआईसी का गया, उससे एलआईसी की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव डाला, क्योंकि एलआईसी में एक इंटरेस्ट पैदा हो गया कि शेयर होल्डर को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट देना है और उसके सामने पॉलिसी होल्डर के इंटरेस्ट
गौर होते गए। शेयर मार्केट की सट्टेबाजी ने LIC के शेयर को कुछ बढ़ाया, भी 1100 तक गया और आज फिर 769 पर है, जिससे तमाम बार लोगों को लगता है कि LIC जो शेयर मार्केट के हिसाब से तय करते हैं, उनको लगता है कि LIC कहीं डूब तो नहीं रही है। हमने बताया भारत सरकार को, AIA ने कहा कि पूरे भारत में मात्र 3 करोड़ इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं, मात्र 3 करोड़ लोग हैं जो शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं और 30 करोड़ लोग LIC से पॉलिसी के माध्यम से जुड़े हुए हैं। किसका इंटरेस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है? क्यों शेयर मार्केट में LIC को ले जा रहे हो? क्यों 3 करोड़ लोग जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उनके फायदे के लिए काम कर रहे हो? अगर आपको पूंजी की आवश्यकता है तो आपने LIC के एम्बेडेड वैल्यू को भी गलत तरीके से क्यों कैलकुलेट किया है? क्यों उसकी एम्बेडेड वैल्यू को 1.1 से मल्टीप्लाई किया है, जबकि जो सामान्यता किसी इंश्योरेंस कंपनी की जो मार्केट वैल्यूएशन निकलता है उसमें जो उसकी टोटल वैल्यू निकलती है, एम्बेडेड वैल्यू, उसको मल्टीप्लाई किया जाता है 3 या 4 से। इसलिए कि जब LIC की पूंजी कमतर करके निकलेगी तो LIC के बारे में लोगों की छवि प्रतिकूल होगी। तो जो लोग देशभक्ति की बात करते हैं, जो लोग कंट्री फर्स्ट कहते हैं, क्या उनके लिए देश प्रथम है? अगर देश प्रथम होता तो भारतीय जीवन बीमा निगम जो हिंदुस्तान की अस्मिता का प्रतीक है, उसको बेचने की बात देशभक्त सरकार नहीं कर सकती। हम अपनी अस्मिता के प्रतीक को बेचते नहीं हैं। हमारे सामने अगर हमारा यूनियन ऑफिस, हमारा LIC का कोई हिस्सा बेचा जा रहा होगा तो हमको कष्ट होगा, क्योंकि वो अस्मिता का प्रतीक है। हमारे पुरखों का मकान जबरदस्ती बेचा जा रहा होगा तो हमें तकलीफ होगी कि अस्मिता का प्रतीक है। और हिंदुस्तान की अस्मिता के प्रतीक, इकोनॉमिक सोवर्जिनिटी के प्रतीक, ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन में 2008 में हिंदुस्तान को उस इकोनॉमिक रिसेशन से बचाए रखने के लिए जिस संस्थान का नाम बारंबार आया, भारतीय जीवन बीमा निगम, उसके कुछ हिस्से को बेचने की साजिश करी गई। और उस साजिश उन लोगों ने करी जो देश प्रथम कहते हैं। तो मेरा मानना है कि यही एक वो तर्क है जिससे हम समझ सकते हैं कि कथनी और करनी में सरकार के क्या अंतर है। जिस संस्थान में हम नौकरी करते हैं, जिससे मेरे परिवार का जीवन चल रहा है, जिससे मेरा भविष्य सुरक्षित है, जिसने इस देश के भविष्य को सुरक्षित रखने का काम किया है, अगर कोई लोग, कोई भी सरकारें XYZ, वेदर इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी, whomsoever, अगर वो उस पर हमला कर रहे हैं तो क्या हमारी रोजी रोटी कोई छीन रहा है तो हम उसके दोस्त कर सकते हैं या वो हमारा दोस्त हो सकता है? कोई भी सरकार नहीं, कोई भी सरकार अगर हमारे घर पे और ये कॉन्फ्रेंसेस छोटी छोटी सीख देती है कैसे डाइवर्जन के खिलाफ, तो उसका डाइवर्जन कितनी आसानी से पैदा किया जाए। और हिंदुस्तान के अंदर बड़ी खूबसूरती से आज उस डाइवर्जन का नाम रिलीजियस नाम से जोड़ दिया गया है, उस डाइवर्जन का नाम नेशनलिज्म के नाम से जोड़ दिया गया है, उस डाइवर्जन का नाम पाकिस्तान बांग्लादेश के नाम से जोड़ दिया गया है। और इसी डाइवर्जेंस के बीच में हमको अपने मूवमेंट को आगे ले जाना है, क्योंकि जो चुनौती मैंने IPO के रूप में आपको बताई वो आज हमारे सामने है। उस IPO के चलते लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और आज उसको फर्दर कमजोर करने की कोशिश बीमा क्षेत्र में FDI को 74% से 100% करके की जा रही है और IRDA के माध्यम से रेगुलेशंस को चेंज करके। और ये बहुत बड़ी चुनौती है, छोटी चुनौती नहीं है। एक स्ट्रगल जो हमारे पूर्वजों ने 1951 से लेकर 56 तक में खड़ा किया, ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन, जिसके स्ट्रगल के चलते एक रेगुलर एम्प्लॉयमेंट होता है। और अगर ये पब्लिक सेक्टर्स नहीं होते, ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस नहीं होते, जिनकी चिंता आज हम तमाम लोग नहीं कर पाते हैं,
हम उन लोगों को मजबूत कर देते हैं, उन ताकतों को मजबूत कर देते हैं those who are dismantling these public sector and government institutions। अरे हम में से तमाम लोग इंसान नौकरी में नहीं होते, क्योंकि ये पब्लिक सेक्टर और ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस थे जो सामान्य ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की भर्ती निकालते हैं। और बताइए हमको कितनी ऐसी जगह पर आप नौकरी कर सकते अगर प्राइवेट पब्लिक सेक्टर नहीं होता, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन नहीं होते, तो हम लोग क्या कर रहे होते? हम में से कितने लोग टेक्नोक्रेट्स हैं, कितने लोग बीटेक हैं? एक बच्चे ने हाथ उठाया, दो ने हाथ उठाया। कितने लोग एमबीए है? वो वाला एमबीए नहीं जो उसके लिए हुआ है। मैं सामान्य टेक्निकल एजुकेशन की बात कर रहा हूं। हाँ जी जी, मेरा मतलब है एलआईसी में आने के पहले कितने लोगों के पास प्रोफेशनल या टेक्निकल क्वालिफिकेशन थी। तो हम कहां गए होते? हमारे पास नौकरी के एवेन्यूज कहां थे? हमारे पास नौकरी के एवेन्यूज थे या तो स्टेट गवर्नमेंट के कहीं नौकरियां निकले, या सेंट्रल गवर्नमेंट में कहीं नौकरियां निकले, या पब्लिक सेक्टर में कहीं नौकरियां निकले। और आज जब वो पब्लिक सेक्टर डिस्मेंटल किए जा रहे हैं, वो गवर्नमेंट सेक्टर में हायर एंड फायर हो रहा है, तो हमें समझना होगा कि अगर हमारे आने वाली जनरेशन सामान्य ग्रेजुएट होती हैं, हमारे बच्चे सामान्य ग्रेजुएट होते हैं, तो वो कहां जाएंगे, कहां उनकी नौकरियां लगेंगी। तो इसलिए पब्लिक सेक्टर का स्ट्रेंथन होना, पब्लिक सेक्टर का मजबूत होना, गवर्नमेंट सेक्टर का रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब कभी भी उस पब्लिक सेक्टर को किसी भी तरीके से कमजोर किया जा रहा है, चाहे हमारे सापेक्ष एफडीआई 100% कर ये कोशिश हो रही हो कि विदेशी कंपनियां पूरी ताकत से हिंदुस्तान में ऑपरेट करें और आकर वो मार्केट शेयर जो आज एलआईसी से नहीं जा पाया है उनके पास, वो चला जाए। तो हमें उस कोशिश का विरोध करना है। जो कोशिशें वो लोग कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं? क्योंकि सत्ता उनके पास है, मेजॉरिटी उनके पास है। तो क्या ऐसे लोगों को मेजॉरिटी दे, हम सत्ता दे जो हमारे इंस्टीट्यूशन से खिलवाड़ कर रहे हैं? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, लोग कहते हैं एलआईसी में तो एफडीआई नहीं बढ़ रही है। अरे भाई, जब पूरे हिंदुस्तान में जब आपने 74% एफडीआई कर रखी थी, तो मात्र इंश्योरेंस सेक्टर में 23% एफडीआई आई, यानी लेजिटिमेट तो 74% है, उस पर नहीं आई, उस तक नहीं पहुंची। क्या दबाव था 100% करने का? और आप खेल देखिए, खेल समझिए, महाकरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जब हम सब मिलकर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे कि अगर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा तो एलआईसी को बचाने की बात हम नहीं कर सकते। अगर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा तो कौन वेज रिवीजन के लिए लड़ेगा? Who would have thought कि बेसिक में 16% लोडिंग होनी चाहिए? क्या ऑफर आया था आपका पहला वेज रिवीजन में जो 15% तक पहुंचा? 16% लोडिंग हुई। बैंक्स में क्या लोडिंग मिली बेसिक में? कहां से ये चीजें आई? किसने चार्टर ऑफ डिमांड सबमिट किया? अरे यूनियन नहीं होती तो अभी टीसीएस में देखिए क्या हुआ है, और सॉरी इंफोसिस में सारे कर्मचारी वहां के आंदोलित हैं। तब कोई भी सीनियर, चाहे वो दरभंगा से आता हो, चाहे नई दिल्ली से आता हो, उसकी हैसियत नहीं होगी कि वो पेशेवर साथियों से कह सके कि तुम यहां नहीं कर सकते। वो पेशेवर साथी जिनकी वजह से उनकी पेंशन मिल गई। और इसलिए उन चैलेंजेस को समझना है जो इस इंडस्ट्री के ऊपर है। जो आईआरडीए किस लिए बना था? आईआरडीए रेगुलेटरी बॉडी किस लिए बनती है? ज्यादा समय है मेरे पास? नहीं, इतना ज्यादा ना कहिए, एकदम जब शाम तक बोलते रहे। थोड़ा बोल दीजिए कि थोड़ा सा। वो आईआरडीए जिसका काम है इंश्योरेंस बिजनेस को रेगुलेट करना, कैसे बीमा बाजार बढ़े, उसके लिए काम करना। जब देवाशीष पांडा आईआरडीए के चेयरमैन बने, जिनकी पत्नी खुद एलआईसी में काम करती थी दिल्ली में,
उनको मालूम होना चाहिए था। जब वो IRDA के चीफ बने तो हम सोच रहे थे कि उनका बयान होगा कि मैं IRDA में आज काम कर रहा हूं, मैं LIC को समझता हूं, मैं यहां पर इसलिए हूं कि भारत में बीमा क्षेत्र विकास करे, बीमा क्षेत्र डेवलप हो। और उन्होंने कहा कि मैं यहां पर मोदी जी के मिशन